जय हिंद। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी 28 दिसंबर के दिन पूछे हुए गणित के सभी सवाल जो शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कम समय में सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर उस बच्चे के पास पहुँच जाना चाहिए जो गाँव में गरीब किसान का बेटा है और कुछ सीखना चाहता है। और आपको हम पूरा का पूरा सटीक एनालिसिस देंगे। जितना भी सवाल पूछा गया था लगभग सवाल हम कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ सवाल छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, और एमपी मैक्सिमम प्राइस यानी अधिकतम मूल्य। अधिकतम मूल्य जैसे आप डिब्बा पे देखते होइएगा कि लिखा हुआ रहता है अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, तो कोई दुकानदार है, उसके सीपी और किसी प्रोडक्ट के सीपी और एमपी का रेशियो 3:4 है और बोल रहा है कि हम छूट देंगे इस अधिकतम मूल्य पे यानी एमपी पे 15% का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब ऐसा सवाल आए तो सीधा क्या कीजिए, इधर 100 से गुना कर दीजिए, इधर 100 से गुना कर दीजिए, तो 300 रुपया आपका क्रय मूल्य आ गया और 400 रुपया आपका एमपी आ गया। तो अब क्या करेंगे, एमपी पे 15% का छूट दे रहा है तो 400 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा, 60 रुपया होगा। तो 400 में से 60 रुपया घटाएंगे तो कितना बचा, 340 बचा। 300 रुपया का चीज़ था, 340 रुपया में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 40 रुपया ज़्यादा है, 300 रुपया क्रय मूल्य नीचे और 100 से गुना कर देंगे तो आपका आ गया 40/3 यानी 13.1/3% का उसे लाभ होगा। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है कि एचसीएफ निकालिए आप किसका, तो 56, 216 और 28 का। देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये 56 है, इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, इसका तोड़ेंगे 216 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इस 28 का तोड़ेंगे, 28 का कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 7। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो कॉमन टर्म होगा ना वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ जो है काफ़ी बार पूछा जाता है रेलवे में, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2 2 2 ये मिल गया आपका कॉमन, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर देखिए 2 2 2 यहाँ कॉमन मिल गया तो फिर यहाँ हम 2 लिख दिए। लेकिन 2 2 इसमें 2 नहीं है तो अब इसको हम नहीं लेंगे। फिर देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है तो इस 7 को नहीं लेंगे। फिर 3 यहाँ है, 3 इधर नहीं है तो नहीं लेंगे। यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 5 sin 75 डिग्री इंटू सेक 15 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री। देखिए इसे सॉल्व करना है तो सेक 15 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 - 75। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक 75 डिग्री। तो कॉसेक थीटा और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो गया 5 गुना 1। उसी तरह से कॉट थीटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 15 डिग्री। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 3 गुना 1 अब प्लस 2 और tan 45 का वैल्यू 1, तो हो गया 5 3 8 2 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है, और देखिए जो भी सवाल ले रहे हैं पैटर्न सवाल का सेम है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का डिजिट इधर उधर हो सकता है, लेकिन सवाल का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। तो चलिए सवाल लेते हैं। मौसा बराबर 12 दिया हुआ है और लसा बराबर 72 दिया हुआ है। बोल रहा है कि संख्याओं का योग 60 हो। यानी मौसा भी दिया हुआ है और लसा महत्तम और लघुत्तम दोनों दिया हुआ है।
और संख्याओं का योग दिया हुआ है 60। तो संख्याओं के योगफल के व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए, संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, संख्याओं के व्युत्क्रम। अब संख्याओं का व्युत्क्रम, तो संख्याओं का व्युत्क्रम निकालेंगे तो संख्या a और संख्या b, तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे रेसिप्रोकल, तो 1/a अब +1/b। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सटीक तरीका है, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। तो एलसीएम गुना HCF बराबर क्या होता है? पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/a + 1/b, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ab, और यहाँ पे हो जाएगा a + b। तो ये दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? संख्याओं का योग है आपका 60, और यहाँ देखिए ab मतलब पहला नंबर गुना दूसरा नंबर कहिए या एलसीएम गुना एचसीएफ कहिए, दोनों का बात बराबर है। तो यहाँ मौसा और लसा दिया हुआ है, तो संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इस दोनों का गुना यहाँ लिख देंगे। तो 12 गुना 72, तो 12 × 25 = 60, यानी हो गया आपका 5/72। तो चलिए अब अगला सवाल है कि √51 गुना √81 बटा √45 गुना √27 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, चारों में रूट है तो सबको रूट ले सकते हैं एक बार में। तो यहाँ हो गया 51 गुना 81, ये हो गया 45 गुना 27। ठीक है, तो 27 से 3 बार में 81 या 3 से 15। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 से इसको काटेंगे तो 17 बार में, इसको काटेंगे तो 5 बार में, तो आंसर आएगा √17/5। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है, लेकिन इस टाइप का सवाल यदि गलती करते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या पूछा है कि 2400 के 12% में कितना जोड़ें कि 5400 का 18% आ जाए, 5400 का 18% आ जाए। ये जो है ना, रेलवे का फेवरेट सवाल है, इस टाइप का सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। 2400 का 12%, तो 2400 गुना 12/100 में कितना जोड़े, मतलब x मान लेते हैं, इक्वल टू बोल रहा है कि 5400 का 18%, तो 18/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इधर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 12 चौका 48 के 8, और हाथ में हो गया 4। अब 12 दूना 24 4 28, अब प्लस x बराबर हो गया 18 चौका 72 का 2, हाथ में 7, 18 से 5 बार में 90 और 7 97। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 972 माइनस 288। तो 12 में से 8 गया तो कितना हुआ 4, और 16 में से 8 गया तो 8, और 9 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो 6। चलिए आपका आंसर हो गया 684। देखिए डाटा जो है ना इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो सेम ही होगा। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चलो भाई डाटा में गलती है। तो डाटा तो हम लिखे नहीं है खुद से, जो हमें पता चला उसी डाटा को लेकर के चल रहे हैं। और एक्यूरेट डाटा तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं निकलता है। तो कुछ लोग अंदाज से बताते हैं कि इस टाइप का सवाल था। अगला सवाल है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। तो इस टाइप का सवाल देखिए आपको कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में मिल ही जाएगा एनटीपीसी के। तो देखिए दर जो दिया हुआ है, दर दिया हुआ है आपका 15%, और समय दिया हुआ है 2 साल, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है 3225 रुपया। पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का सवाल पूछे ना तो हम तो एक लाइन में आपको बता देंगे आंसर निकालने के लिए। क्या कीजिए, 3225 बटा 2.25 गुना 100, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये कैसे आया तो थोड़ा सा सीख लीजिए। जब कभी भी आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, वो भी 2 साल का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो होता है R² बटा 100।
यानी रेट का स्क्वायर कर दीजिए, अब बट्टा में 100 कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो रेट का स्क्वायर अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, अब बट्टा 100, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 3225 रुपया। अगर हमें 100 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3225 गुना ऊपर चल जाएगा 100 बटा 225, फिर इधर कर देंगे, अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं, 3225 गुना 100 बटा 225, फिर हमको निकालना है 100 का, तो 100 से गुना, इधर गया तो पलट गया, फिर 100 से गुना, हम इसको डायरेक्ट ही लिख दिए। ठीक है, तो कैसे लिखें आपको बता देते हैं। देखिए, पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों सेम होता है। तो मान लीजिए कि पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आर, तो दूसरा साल में भी सिंपल इंटरेस्ट आर। अब यहाँ पे भी इसको मिला आर दूसरा साल में, और इसको भी मिला आर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आर प्लस आर इंटू आर बटा 100। ध्यान दीजिएगा, पहला साल दूसरा साल में दोनों का कंपाउंड सिंपल सेम, लेकिन दूसरा साल में क्या हुआ, इसको तो इंटरेस्ट मिला जितना सिंपल इंटरेस्ट को भी मिला, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि उसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी अब इस रेट के हिसाब से भी इसका इंटरेस्ट लगेगा। तो इस रेट का रेट परसेंट, तो आर इंटू आर परसेंट, तो ये हो गया आपका 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, कौन हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2r हो गया। अब दोनों को घटाइएगा तो 2r से 2r कट गया, तो बच गया आर स्क्वायर बटा 100। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपना तरीका लगाते हैं। तो 3225 रुपया दिया हुआ है, इसका CISI का अंतर 2 साल का, और यहाँ पे कितना आ गया, 15 का स्क्वायर 225 बटा 100, यानी हो गया 2.25। हमें निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि x प्लस वाई जो है 12 दिन तक काम करता है। x प्लस वाई जो है वो 12 दिन में काम करता है, ठीक है। और y प्लस जेड जो है वो 10 दिन में काम करता है, और z प्लस एक्स जो है वो 8 दिन में काम को ख़त्म करता है। अब पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो 12 10 8 का एलसीएम हो गया 120, तो ये हो गया 10, इसका क्षमता 10, इसका क्षमता 12 और इसका क्षमता 15। अब बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड का हमें निकालना है। तो यहाँ हो गया 2 गो x, यहाँ हो गया 2 गो y और यहाँ हो गया 2 गो z। इस तीनों का क्षमता कितना हो गया, 10 12 22 अपना 27 10 37 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का हम क्षमता निकालेंगे तो क्या आएगा, 37 बटा 2 आएगा। तो अब हमें निकालना है 120, तो 120 बटा 37, इधर हो जाएगा ऊपर 2, तो कितना हो गया 240 बटा 37 दिन। देखिए डाटा इधर उधर है जिसके कारण आपका सटीक आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी है वो 30% अंक लाता है तो पास कर जाता है, लेकिन एगो विद्यार्थी हैं वो 20% अंक लाए लेकिन वो फेल कर गए। तो फेल वो कितना नंबर से कर गए, तो फेल कर गए वो 72 नंबर से, यानी 10% कम लाए तो 72 नंबर का उनको कम मिला, यानी 10% का वैल्यू कितना हुआ 72, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 बटा 10। तो हमको 100% निकालना है, यानी पूछ रहा है कि कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक आपसे पूछ रहा है, कुल प्राप्तांक कितना है। तो इधर क्या करेंगे 72 बटा 10 गुना 100 कर देंगे, यानी हो गया आपका 720। कितना हो गया, तो 720 हो गया। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं अब अगला सवाल। और अगला सवाल है कि विक्रय मूल्य का 80%, विक्रय मूल्य का 80%, क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60% बराबर है
बराबर हो तो हानि परसेंट बताइए। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, हानि परसेंट बताएं। अब देखिए विक्रय मूल्य जो हो गया सेलिंग प्राइस का 80% इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का 60% आपस में बराबर है। तो हम आपको एक चीज़ सिखा रहे हैं कि अब इसका रेशियो लिखना हो ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिखना हो, इसके डिजिट को उधर फेंक दीजिएगा और इसके डिजिट को इधर फेंक दीजिएगा। अब देखिए ये परसेंट हुआ, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा 3:4। ध्यान दीजिए अब हमको निकालना है इसका हानि परसेंट। तो 3 रुपया में बेचे लेकिन 4 रुपया में खरीदे थे तो 1 रुपया बचा। यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 4 है, यानी कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है परसेंट, तो 100 से गुना 4 में यहाँ किए तो 25% का हानि हो गया। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि होने पर, कोई एक वर्ग है स्क्वायर, इसके भुजा में 20% की वृद्धि, माने इसके साइड में 20% का वृद्धि हो, तो साइड सबका क्या होता है, सेम होता है, ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए। कह रहा है कि इसके साइड में जो है ना, साइड में यानी भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक जानिए। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो साइड जो है 2 बार आया है ए इंटू ए। जब कभी 2 बार वृद्धि हो, क्षेत्रफल का ही ना वृद्धि पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की वृद्धि में क्या प्रभाव होगा, तो जब 2 बार वृद्धि हो तो उसको कहते हैं क्रमिक वृद्धि। क्रमिक मतलब हो गया लगातार 2 बार, क्रमिक वृद्धि। तो जब कभी भी क्रमिक वृद्धि हो, क्रमिक छूट हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब प्लस कहने का मतलब यहाँ प्लस नहीं रहेगा, अगर आपको छूट कह रहा है तो प्लस माइनस लगाइए, क्या होगा 20 अब प्लस 20 गुना 20 बटा 100। 20 कितना हो गया, 40 हो गया, और ये 0 से 0 कट गया तो 40 प्लस 4 यानी 44% की वृद्धि हुई। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, 44% की वृद्धि। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि सबसे छोटी संख्या बताएं, 15, 20, 35, सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है कि 15, 20 और 35 से विभाजित हो और शेष 8 होना चाहिए, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और शेष 8 हो। बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20 और 35 से विभाजित होने के बाद उसमें 8 शेष बचता हो। तब क्या करेंगे, 15, 20 और 35 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, इसका एलसीएम। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 20 और 35 का एलसीएम निकालते हैं, तो 5 से 3 बार में, 4 बार में, 7 बार में, अब तो कटने वाला है नहीं, तो 7 से 4 बार में 28 और 28 गुना 15, तब 15 से 8 बार में 120 का 0 हाथ में 12, 15 दूना 30 और 12 42 हुआ, तो 420 आया इसका एलसीएम। लेकिन कह रहा है कि उसमें 8 शेष होना चाहिए। तो ये जो संख्या है सबसे छोटी संख्या जो 15, 20, 35 से कटेगी, लेकिन 8 शेष बचाने के लिए हम उस संख्या को लिखेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम में 8 को जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि 420 जो है एलसीएम, इसमें 8 जोड़ देंगे तो वो संख्या 428 आ जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 420 भी दिया हुआ हो, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अब अगला सवाल है कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है, कॉस थीटा का वैल्यू वो 3/5 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा का बराबर, तो अब यहाँ पे लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समझाने के लिए बता रहे हैं, जब कभी भी कॉस, साइन, कॉसेक, कॉट, सेक इस सब का अगर थीटा बनता है तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही बन सकता है। ठीक है, और ये थीटा होता है और ये 90 माइनस थीटा होता है।
तो अभी ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो b का मतलब हो गया बेस, तो बेस में है 3 और h में है 5। तो आप ट्रिपलेट से भी जान सकते हैं कि अगर हाइपोटेनस 5 हो, बेस 3 हो, तो परपेंडिकुलर 4 ही होगा। ये ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का। दूसरी बात कि अब हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस निकालते कैसे हैं, या परपेंडिकुलर या बेस। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या, √h² माइनस b²। तो क्या हो गया आपका, इसमें है हाइपोटेनस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 गया तो 16, देखिए 4 आ गया। तो ट्रिपलेट निकालने का तरीका भी जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इससे काम चलाइए। तो tan थीटा का होता है p/b। तो देखिए तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 आया, और बेस में कितना है, तो 3 आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। तो आप इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। बिल्कुल ही आसान आसान सवाल पूछा जा रहा है। तो आप सबको हम यही कहेंगे कि एक भी क्वेश्चन मैथ्स का नहीं छूटना चाहिए। तो कोई कम लेवल का क्वेश्चन होगा नहीं, तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगला सवाल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे क्वेश्चन रह सकता है। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पूछा गया सवाल, तो उम्मीद रखिए कि लगभग क्वेश्चन इसी पैटर्न का ही आगे पूछा जाएगा। तो देखिए बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब पता है ना, कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है, उसमें कह रहा है कि हाइट दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 2√3 दिया हुआ है, 2√3। बोल रहा है कि एरिया बताइए। ठीक है, तो एरिया होता है h²/√3 अगर हाइट दिया हो तो, या तो एक और होता है एरिया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो इस सब इसका भुजा हो गया, मतलब इसका साइड हो गया। अब देखिए मेरे पास तो हाइट है, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हाइट है 2√3, तो 2√3 का कर देंगे स्क्वायर, अब /√3 कर देंगे। तो देखिए ये हो गया 4। ठीक है, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √3। तो एगो से एगो काट देंगे, तब बच जाएगा आपका 4√3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि आपको इस फार्मूला से बनाना है तो पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ से हाइट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, हाइट का स्क्वायर बटा √3 कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 2 cot 15 डिग्री, 2 cot 15 डिग्री बटा tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। देखिए अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो tan 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 15 डिग्री। तो यानी tan 75 डिग्री के जगह पे आप लिख सकते हैं cot 15 डिग्री। तो 2 cot 15 डिग्री और बटा cot 15 डिग्री। अब ये कॉट से कॉट कट गया तो बच गया आपका 2 आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन मेरे बताने का एक ही मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, आपको याद आ जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल है कि भी जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, और एस जो है उस काम को 10 दिन में करता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि अंतिम 5 दिन सिर्फ एस काम करता है। एस जो है ना वो 5 दिन तक काम करता है अकेले, अंतिम लास्ट में जब काम बच गया ना तो भी जो है छोड़ के भाग गया। तो एस बोला कि हम इस काम को ख़त्म करके ही जाएंगे, तो वो 5 दिन तक लास्ट में काम किया, तो उसका काम ख़त्म हो गया। अब बोल रहा है कि बताइए कि काम कितना दिन में ख़त्म होगा। तो काम टोटल काम जो है कितना दिन में ख़त्म होगा, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 30। तब भी का क्षमता हो गया 2 और एस का क्षमता हो गया 3। अब देखिए 30 को काम था, इसका क्षमता है किसका, एस का 3। तो एस का क्षमता 3, तो 5 दिन काम किया, तो 5 गुना 3 बराबर 15 को काम जो है एस ख़त्म कर दिया। अब बच गया फिर 15 को काम। तो 15 को काम जब बचा तो वो कौन करेगा, दोनों मिलकर करेगा।
तब 15 काम को दोनों मिलकर करेगा तो 3 क्षमता इसका, 2 क्षमता इसका, तब 5 क्षमता से यानी 3 इसका हो गया। तब 3 दिन इधर काम हुआ, अब 5 दिन इधर काम हुआ, 5 दिन। तो 5 दिन कौन काम किया? एस काम किया 5 दिन। तो टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हुआ? तो 8 दिन में ख़त्म हुआ। ये बिल्कुल ही आसान सवाल था। तो चलिए अब अगला सवाल। ये सवाल है बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और ये सवाल टाइम एंड वर्क का ही है। देखिए 6 बर्नर 6 घंटा में 5 दिन तक, देखिए 6 गो बर्नर है, ठीक है, 6 बर्नर, अच्छा 6 घंटा, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, और 5 दिन में जलता है, ठीक है। तो उसमें कितना का खर्च आता है? तो 450 रुपया का खर्च आता है। कितना का खर्च आता है? तो 450 रुपया का। बोल रहा है कि 6 गो बर्नर माने दिया का लैंप वूम्प होगा, उस बर्नर को हम जलाएं तो 6 घंटा तक जला 5 दिन तक, तो उसमें 450 रुपया खर्च होगा। अब बोल रहा है कि कितना बर्नर आप जलाइएगा कि 5 घंटा जले और 10 दिन तक और 650 रुपया खर्च हो। अब बर्नर की संख्या हमको निकालना है, तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। MDH मसाला का नाम सुने हैं ना? जब इस टाइप का सवाल मिलेगा ना तो सीधा MDH मसाला लगा दीजिएगा। MDH कहने का मतलब होता है मैन, डे, और ये हो गया आपका आवर, ठीक है। और ये हो गया W1 मतलब वर्क, इक्वल टू M2 D2 S2 बटा W2 यानी वर्क 2। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि 6 बर्नर मतलब ये मैन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए 6 गुना डे कितना है? 6, और यहाँ पे है आपका यहाँ 6 हो गया, फिर डे है 5 और फिर घंटा है 6। काम कितना हो रहा है? तो ये खर्च जो हो रहा है ना, यही काम, ये खर्च जो हो रहा है ना, ये काम में आ जाएगा। इक्वल टू अब हमें निकालना है बर्नर का संख्या, तो M2 को ऐसे ही रख देते हैं। इसका डे कितना है? तो इसका डे है 10, इसका आवर कितना है? तो इसका आवर है 5, और W2 कितना है? तो ये है W2 650। देखिए 0 से 0 काट दिए, 5 से काटे तो 13 बार में, 5 से काटे तो 9 बार में, 3 से काटे तो 3 बार में, 3 से काटे तो 2 बार में, इसको 3 से काटे तो 2 बार में, और इधर 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, यहाँ बचा 13, यहाँ बचा 10, और यहाँ बचा आपका, वहाँ तो कुछ नहीं बच रहा है, तो यानी हो गया 1 इक्वल टू 10 M2 बटा 13, यानी 10 M2 इक्वल टू 13। तो M2 का वैल्यू क्या आ गया? 13 बटा 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं MDH मसाला से। तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है फिलहाल, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, जो बचा था उसको लिख दिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ होगा क्योंकि बहुत घचपच हो गया है तो आप सुधार लीजिएगा, लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि वो सिलेंडर ऐसे दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सिलेंडर का जो ऊंचाई है ना, मतलब हाइट है, वो है 14, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। अब बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम मतलब आयतन निकालिए। देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है फार्मूला में। अब बताइए कि एक सर्कल दिख रहा है कि नहीं? अगर सर्कल के हाइट को बढ़ा दिया जाए तो सिलेंडर बन गया। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, जो सर्कल जैसे मान लेते हैं मुड़ा हुआ भाग है, तो सर्कल का मुड़ा हुआ भाग क्या है? उसका परिधि है, माने वृत्त का परिधि है। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। लेकिन ये तो बन गया है सिलेंडर, यानी इसमें हाइट बढ़ गया है, तो हाइट से गुना कर देंगे, तब तो इसके सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πrh हो जाएगा। तो 2πrh का वैल्यू 528। अब यहाँ हम h का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, और r हमें निकालना है क्योंकि r हमको पता रहेगा तब ना हम आयतन निकालेंगे। तब 22/7 गुना 2। अब r निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको इधर पलट देते हैं, तो r बराबर 528 गुना, ऊपर चल जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22। ये हो गया आपका, ये सब हो जाएगा 2, 1/2 गुना 1/14। अब देखिए कट गया 7 से 2 बार में, आई 2 दूना 4 से,
4 से काटिए इसको, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में। अब 22 से ही नहीं कटेगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 छक 12। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। रेडियस आपका 6 आ गया, यानी त्रिज्या 6 आ गया। अब देखिए 6 आने के बाद आयतन निकालेंगे, तो आयतन का मतलब एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें जितना चीज़ आ सकता है उसको आयतन कहते हैं। तो इसका क्या करेंगे, इसके एरिया में एच से गुना कर देंगे, तो आपको सिलेंडर का आयतन हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें एच से गुना कर देंगे। कितना आसान है फार्मूला याद रखने का तरीका। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो पाई का वैल्यू 82/7, आर का वैल्यू 6 गुना 6, हाइट का वैल्यू 14, तो 7 से कटा 2 बार में 14 हो गया। 36 दूना 72, तो 22 गुना 72। इसको इधर से घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम तो गुना 2 अंक ऐसे करते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 14, ये हो गया 4, 18 का 8 हाथ में 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 से 84, आपका आंसर आ गया। तो मेरे गुना करने का तरीका है। अब देखिए अगला सवाल है कि लड़का और लड़की, लड़की और ये है लड़का, इस दोनों के रेशियो दिया हुआ है 3:2, लेकिन बोल रहा है कि 300 लड़की और आ गई। मान लीजिए किसी क्लास में लड़की और लड़का की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये सवाल पूछा गया है एनटीपीसी वाला में। तो क्वेश्चन तो हमें पूरा डाटा नहीं मिल पाया है, लेकिन इसी टाइप का सवाल था। तो 300 और इसमें आ जाता है तो 5:2 हो जाता है। तो अब देखिए रेशियो में कितना आया, 3 से 5 मतलब 2 बढ़ गया, तो 2 यूनिट बढ़ा रेशियो में। तो इधर कितना हो गया, 300 बढ़ा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 150। लेकिन पूछ रहा है कि अब वर्ग में कितने छात्र हैं टोटल। तो टोटल छात्र पूछा, अब मतलब जो लड़की इसमें एंट्री कर गई 300 उसके बाद, तब 5 या 2 7 से गुना, तो 150 गुना 7, तो 0, 35 के 5 हाथ में 3 और 7 3, 1050 टोटल स्टूडेंट हो गया। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 300 लड़की इसमें बढ़ी और 2 रेशियो में बढ़ा, तो इसका कंपेयर कर दिए, निकालना है टोटल का, तो 7 से गुना कर दिए, ये हो गया 150, तो यानी 15 सत्ते 1050 आंसर हो गया। तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल बोलता है कि क्रयमूल्य दिया हुआ है 15,000 रुपया। क्रयमूल्य दिया हुआ है कितना, तो 15,000 रुपया, और बोल रहा है कि विक्रयमूल्य कितना है, तो 20,000। विक्रयमूल्य कितना है, तो 20,000। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटाएंगे तो कितना होगा, 5,000 रुपया का नाफा हुआ। कोई भी व्यक्ति जो है अपने क्रयमूल्य पे ही उसको प्रॉफिट होता है। तो अब देखिए क्रयमूल्य है इसका कितना, 15,000 रुपया। हमको निकालना है इसका परसेंट, तो 100 से गुना, 3 गो शून्य से 3 गो शून्य कट गया, 5 से यहाँ कट गया 3 बार में। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 100/3 बराबर 33.1/3% का इसको लाभ हो गया। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, और कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 125। अब बोल रहा है कि ए माइनस बी का वैल्यू है 5। तो बोल रहा है आपसे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ तो वैल्यू दिया हुआ है 125 और ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो हमको निकालना है यहाँ पे निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो इसका आंसर आ गया कितना, 25 आ गया। अलजेब्रा का सवाल है, हो सकता है इसमें थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल बोलता है कि एगो है त्रिभुज, उसका थीटा दिया हुआ है कितना 2 थीटा, ई दिया हुआ है ये कितना है 3 थीटा माइनस 8, ई दिया हुआ है 5 थीटा माइनस 12। तो बोलता है कि सबसे बड़ी कोण बताइए। सबसे बड़ी कोण जब पूछा तो ध्यान दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा।
अगर हम एग्ज़ाम सेंटर में रहते तो सीधा क्या करते, हम इसको कह देते कि सबसे बड़ी कौन होगी, क्योंकि ये किसी भी थीटा का 5 गुना हो रहा है, तब उसमें से 12 घट रहा है, और ये सिर्फ 3 गुना हो रहा है, और इसका तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो इस तीनों को जोड़िए, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 8 अब प्लस 5 थीटा माइनस 12 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 गो थीटा 3 5 गो थीटा 5 10 थीटा 10 थीटा माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 इक्वल टू 180। इधर 20 चला जाएगा तो 10 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 200, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब देखिए इसमें करेंगे 20 से गुना, तो 20 दिया 60 में से 8 गया तो कितना 52 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे 20 25 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 88 डिग्री होगा, यानी ये जो थीटा है सबसे बड़ा होगा। तो अब देखिए ये है ना समचतुर्भुज यानी रोम्बस। अब देखिए एगो है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज जानते हैं कैसे बना, ई था वर्ग, इसको हो गया झगड़ा, किससे हो गया भाई, तो इसको झगड़ा हो गया आयत से, आयत मारा इसको एक घुसा तो ये बन गया समचतुर्भुज, ई मारा फिर इसको एक घुसा तो ये हो गया आपको पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया ना, समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज। जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे पूरा डिटेल से कि कैसे उसका फॉर्मूला क्रिएट हुआ। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये जो एंगल है, ई जो एंगल है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 6:3 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि टोटल कितना हो गया 9, इसको x मान लेंगे तो 9x का वैल्यू 180। अब पूछ रहा है कि बताइए सबसे छोटी कौन सी होगी, तो 9 से यहाँ करेंगे 20, तो x का वैल्यू हुआ 20, तो छोटी तो इसमें 3 ही दिख रहा है, तो 20 3 60 डिग्री, तो कितना हो गया 60 डिग्री। अगला सवाल है कि साधारण ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है 500 रुपया। साधारण ब्याज कितना है, तब 500 है। अब बोलता है कि समय 2 वर्ष है, समय कितना है 2 वर्ष, और बोल रहा है कि दर है 10%, और 2 साल का पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2 इयर्स का यानी 2 वर्ष का आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन यूं ही आसानी चुटकियों में बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो पहला साल सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा साल पहला साल सिंपल इंटरेस्ट और पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम, तो 2 साल का साधारण ब्याज है ना, तो 2 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का 250, तो यहाँ भी 250, यहाँ भी 250। दूसरा साल इसको मिला 250, इसको भी मिला 250, लेकिन बोला हम तो हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमको ब्याज पर भी ब्याज चाहिए। तो ब्याज पर भी जब इसको ब्याज चाहिए तो क्या करेंगे, इसके ब्याज को यहाँ पे हम गुना करेंगे जोड़ करके, तो इसमें जुटेगा कौन, तो 250 का दर कितना है 10%, तो 10% इसमें जुटेगा। 10/100 0 0 0 0 कट गया, तो ये कितना हो गया 2.5 5 25 यानी 525। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 525। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, और ये सवाल जो है क्रमिक छूट वाला है, यानी क्रमिक छूट जो है 2 गो दिया हुआ है। पहले कितना छूट मिल रहा है, तो पहले छूट मिल रहा है 20% और फिर मिल रहा है 10%। तो बताइए टोटल छूट कितना मिला। तो क्या करेंगे, a+b का फार्मूला लगाएंगे। तो a+b बराबर AB/100 होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 20 छूट मिला -20 और फिर -10 छूट मिला। छूट का मतलब कितना हुआ घटा, तो घटाने के लिए माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया 20 -20 और हो गया -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 0 से 0 कट गया, तो -20 और -10 -30 अब +2, तो कितना हो गया -28, मतलब 28% की छूट। 28% की छूट, माइनस को हटा दिए। माइनस जो है वो छूट को या हानि को डिनोट करता है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, यह है टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल। बोलता है कि कोई एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, और इसके बीच का दूरी है 725 किलोमीटर, और A का स्पीड है मतलब चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
और बी का चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलता है कि आधा घंटा लेट से चलता है, ये जो है ना आधा घंटा लेट से चलता है। अब देखिए जिस आदमी का स्पीड ज़्यादा होता है ना वो थोड़ा सा आलसी भी होता है, सोचता है कि चलो ना यार मेरा तो स्पीड ज़्यादा है, हम बाद में जा कर के मेकअप कर लेंगे, लेट चलता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है ए से कितनी दूरी पर बी मिलेगा। तो ए से कितनी दूरी पर बी मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं बी और ए का मिलन होगा, तो ए से कितनी दूरी पर वो बी होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है आधा घंटा लेट चला तो आधा घंटा ये अपना ट्रेवल करेगा ना, तो ये 25 किलोमीटर चल गया। तब 25 किलोमीटर जब चला तो दूरी कितना बचा, 700 किलोमीटर ना बचा, तो 700 किलोमीटर बचा। अब बोले ई चला इधर से, ई चला इधर से, मतलब चला अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब चलता है अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल जुटता है, इसका 50 और इसका 150, कितना हो गया 200। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछे इस टाइप का सवाल तो याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटता है और सेम डायरेक्शन में चाल घटता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटा तो 200, और अभी हमको ए का निकालना है डिस्टेंस। तो ये हमको क्या निकला, ये था आपका दूरी, तो दूरी बट्टा चाल क्या होता है, समय होता है। और देखिए अब निकालना है हमको इसका डिस्टेंस, मतलब दूरी निकालना है, तो ये हो गया आपका समय, और समय में हम गुना कर देंगे ए के चाल से, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये आपका निकल जाएगा दूरी ए का। फिर से थोड़ा समझिए, इस 700 जो है ये है दूरी और 200 चाल हुआ, दोनों को मिला करके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका दूरी बट्टा चाल समय। अभी हमको निकालना है ए का डिस्टेंस, मतलब ए का दूरी, क्योंकि ये 25 किलोमीटर चला, अब कितना चलेगा, तो 50 से गुना कर देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा। तो 50 से 4 बार में 200, अब इसको करेंगे तो 700 बटा 4, तो निकालिए 4 से 1 बार में और 4 से 7 बार में 28 और 4 पचे 20, तो 175, और यहाँ पे हो गया 25 किलोमीटर, तो 175 और 25 किलोमीटर यानी हो गया 200 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के मिलन होगा, यानी मुलाकात होगी। तो अगला सवाल कि ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी और सी का, तो 2:3:4। बोलता है कि संख्याओं का योग जो है ना वो कितना है, 120 है। तो बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए बी का हमें मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर रेशियो में टोटल जो कितना है 4 3 7 2 9, तो इसका कंपेयर 9 से बी निकालना है, तो 3 से 3 3 9, ये हो गया आपका 40, यानी 40 इसका हिस्सा आया। अब थोड़ा सा जानिए, अब देखिए इसका थोड़ा बेसिक तरीका, इसको एक्स मानेंगे या यूनिट माने, तो 4 3 7 2 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 120। हमसे पूछ रहा है 3 यूनिट का, तो पहले निकालेंगे 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का 120 बटा 9, तो 3 यूनिट का 120 बटा 9 गुना 3 से 3 बार में ये हो गया 40, तो आपका आंसर हो गया 40। लेकिन हम जो है डायरेक्ट कंपेयर करके बनाते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए ये है अगला सवाल और लास्ट सवाल, इसके बाद सवाल की संख्या ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरे पास अब सवाल नहीं है इस शिफ्ट का। तो चलिए इस सवाल में कह रहा है कि इसको निकालना है, ठीक है। ये एसएससी का फेवरेट सवाल है, लेकिन रेलवे में पूछ दिया, तो रेलवे में पूछता भी एसएससी का कुछ कुछ सवाल। अब बोल रहा है कि इसका जो एंगल है ना वो कितना है 120 डिग्री है। अभी पता नहीं था कितना है, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, हम अपने मन से 120 लिख दिए, लेकिन इसी टाइप का सवाल का फॉर्मेट था। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एंगल ओ बराबर क्या होता है, यानी अगर ई एंगल हमको निकालना हो तो क्या होता है 90 प्लस हाफ एंगल ऑफ ए। तो अब हमको ई निकालना है, तो देखिए 90 तो होगा ही, हाफ एंगल ऑफ ए, तो इसमें से 90 घटा देंगे तो कितना बचा 30 बचा, तो यानी एंगल ए का वैल्यू 30 दूना 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर उस बच्चा के पास पहुंच जाए जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है। जो एक गरीब किसान यानी गांव से जो लड़का रह रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचे, क्योंकि हमने इसको बहुत मेहनत से कहीं कहीं से ला करके सवाल को, और पूरे प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं कि किसी भी सवाल को उठा लिए, जो मुझे लगा कि नहीं ये
हो सकता है, या इस सवाल को मैंने बहुत जगह देखा और इसलिए थोड़ा वीडियो में लेट हो गया कि बहुत अच्छे से एक ही वीडियो लाऊं, लेकिन अच्छे से लाऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर अगर आपका सहयोग रहा तो फिर अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा फैला दीजिए। तो आप सभी दोस्तों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।